हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप सबकी पसंदीदा कहानी मैं तेरी हीर सीजन 4। पिछले सीजन में आप सबने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना भी। काशी और शक्ति के बीच हुई गलतफहमियां, गौरी की सगाई की तैयारियां, मुरारी की रंगबाजी, शिवम सारिका का प्यार, राजन और मुन्ना की दोस्ती, वंश और निशी की बढ़ती नजदीकियां और वंश के लिए मुन्ना का प्यार जो उसे मुंबई तक खींच लाया था। इतना सब होने के बाद भी कहानी कुछ कुछ अधूरी लगती है, इसलिए अब आगे। मुंबई, वंश का फ्लैट। मुन्ना को गले लगाए वंश ये महसूस कर सकता था कि इस दुनिया में मुन्ना से ज्यादा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता। साथ ही उसने निशी का हाथ भी पकड़ा हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे ही सही निशी वंश के दिल में अपने लिए जगह बनाने लगी थी। वंश के गले लगे हुए मुन्ना ने धीरे से कहा, छोड़ दो, कलाई में बल पड़ जाएगा। वंश ने सुना तो एकदम से निशी का हाथ छोड़ दिया और मुन्ना से दूर होकर कहा, तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं क्या? मुन्ना मुस्कुराया और कहा, नहीं, पर तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हुए मुन्ना वंश के थोड़ा करीब आया और धीरे से कहा, जिससे निशी ना सुन सके, पसंद करते हो ना इसे? वंश शर्माते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगा और कहा, ऐसा कुछ नहीं है मुन्ना। चलो अच्छा है, एक ही मंडप में दोनों के फेरे हो जाएंगे, बड़े पापा का खर्चा भी बच। मुन्ना ने निशी की तरफ पलटते हुए कहा। इतना ही कहा कि वंश ने मुन्ना का मुंह बंद करते हुए निशी से कहा, ए निशी, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? घर जाओ अपने, क्या यहीं रहने का इरादा है? निशी को वंश से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं यहाँ इस घर में रहूं तुम्हारे साथ। वाह वाह वाह, एटीट्यूड तो देखो, भूलो मत तुम कल इसी घर में थी मेरे साथ। वंश ने मुन्ना को साइड करके थोड़ा सा तेज आवाज में कहा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर गुप्ता, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही थी। तब तो कैसे भीगी बिल्ली बनी थी तुम? मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तुम्हें डॉक्टर के पास भी मैं ही लेकर गई थी, समझे? और तुम्हारे लिए सूप भी मैंने ही बनाया था। निशी ने भी माथे पर आए बालों को फूंक मारकर उड़ाते हुए कहा। बेचारा मुन्ना उन दोनों का ये ड्रामा देखकर मन ही मन अपने कहे शब्दों पर अफसोस जता रहा था। सूप? तुम उसे सूप कहती हो? हाँ, गर्म पानी भी उससे बेटर होता है। वंश ने निशी का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिससे निशी और ज्यादा चिढ़ गई और वंश के पैर पर अपना पैर मारते हुए कहा, तो खुद बना के पी लेना। आह, तुम कितनी निर्दयी हो। हाय मेरा पैर, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छिपकली कहीं की। वंश ने अपने पैर को देखते हुए कहा, और तुम चिरकुट, निशी ने कहा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चली गई। निशी के जाते ही वंश ने अपने सीने पर हाथ रखा और पलटते हुए कहा, थैंक गॉड वो चली गई। अब मुन्ना, अरे तुम यही खड़े हो, मुझे लगा तुम फ्रेश होने चले गए होंगे। हो गया तुम्हारा? मुन्ना ने बिना किसी भाव के वंश को देखते हुए कहा। जवाब में वंश ने एक बड़ी सी स्माइल दे दी। ये बताओ, निशी को परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है? मुन्ना ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए कहा। सुकून, वंश ने कहा। मुन्ना एक टक वंश को देखने लगा तो वंश ने आगे कहा, उस छिपली को परेशान करके मुझे बड़ा मजा आता है मुन्ना। जब वो चिढ़ती है तो और भी खूबसूरत लगती है, और गुस्से में तो पूछो मत। उसको तंग करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट मेरे तंग करने पर उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब निकल बाहर आ जाती है। मैं उसको जिंदगी भर ऐसे ही तंग करने वाला हूँ। कितना मजा आएगा। फ्लो में वंश कुछ ज्यादा ही बोल गया और अपने दिल की बात भी मुन्ना के सामने कह दी। और जब उसे एहसास हुआ तो उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, ए मुन्ना, तुम कहीं जाना नहीं? हाँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम बैठो, एंड कुछ चाहिए तो किचन से ले लेना, मैं अभी आया। कहकर वंश वहां से चला गया। बालकनी में आकर मुन्ना बाहर के नजारे देखने लगा। मौसम काफी खराब था, आसमान बादलों से घिरा हुआ था और बारिश होने के आसार थे। मुन्ना को ऐसा मौसम बहुत पसंद था। वह वहीं खड़े होकर
उन नजारों को अपनी आंखों में भरने लगा। कुछ देर बाद ही उसका फोन बजा। हाँ, हम मुंबई में ही हैं, मुन्ना ने सधे हुए स्वर में कहा। आज शाम मिलो, तुम्हें जो जानकारी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आई। तुम चाहते तो हमें ये फोन पर भी बता सकते थे, फिर हमें मुंबई क्यों बुलाया? मुन्ना ने कहा। मुझे तुमसे मिलना था, देखना था आखिर कौन हो जो तुम मेरे कहने पर मुंबई तक चले आए, आदमी ने कहा। ठीक है, हमें कहाँ आना होगा? मुन्ना ने कहा। एड्रेस और टाइम मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तब तक मुंबई घूमो, कहकर आदमी ने फोन काट दिया। हेलो हेलो, मुन्ना ने कहा, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। मुन्ना ने नंबर दोबारा डायल किया, लेकिन तब तक नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। मुन्ना के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वह मुंबई किसी खास काम से आया था और उसे आज ही वापस निकलना था, लेकिन इस आदमी ने उसे अटका दिया। मुन्ना बाहर देखते हुए उस आदमी के बारे में सोचने लगा। इंदौर गौरी का घर। सुबह का समय था। बाकी दिनों के बजाय गौरी आज जल्दी उठ गई थी। उसकी और मुन्ना की सगाई में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था और गौरी अपनी सगाई को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। उसने सगाई में पहनने के लिए जो लहंगा खरीदा था उसे अपने बिस्तर पर फैलाया हुआ था और अपना बाकी सामान भी यहाँ वहां फैला रखा था। गौरी ने वाइन कलर का लहंगा खरीदा था जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। गौरी ने अपने फोन से उसका एक फोटो लिया और मुन्ना को भेज दिया। फ्लैट की बालकनी में खड़े मुन्ना का फोन बजा। उसने देखा गौरी का मैसेज है तो वह मुस्कुरा दिया और मैसेज देखा। लहंगे की फोटो देखकर मुन्ना ने लिख भेजा, अच्छा है। गौरी का फोन बजा तो उसने जल्दी से मैसेज खोलकर देखा। अच्छा है पढ़कर गौरी का मुंह बन गया। उसने लिख भेजा, ये क्या सिर्फ अच्छा है? मुझे लगा तुम कहोगे ये बहुत ज्यादा सुंदर है। मुन्ना को गौरी का मैसेज मिला। इस बार वह मुस्कुराने के साथ साथ धीरे से हंसा भी और लिख भेजा, बहुत सुंदर तो ये तब लगेगा जब तुम इसे पहनकर मेरे सामने आओगी। गौरी ने मुन्ना का मैसेज देखा तो मुस्कुरा उठी। इस बार उसने मुन्ना को जवाब नहीं दिया बल्कि सीधा फोन ही लगा दिया। दूसरी तरफ मुन्ना ने फोन उठाया और कान से लगाकर कहा, कहिए। ऐसे बोलोगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी मान, गौरी ने धड़कते दिल के साथ कहा, क्योंकि एक तो मुन्ना की आवाज और उस पर उसका इतना सादगी से बात करना किसी भी लड़की के दिल को धड़काने के लिए काफी था। आज तुम जल्दी उठ गई। गौरी को खामोश पाकर मुन्ना ने पूछा, तुम्हें याद होगा ना 1 हफ्ते बाद हमारी सगाई है, तुमसे मिलने की खुशी में आजकल मुझे नींद ही नहीं आती, गौरी ने कहा और जैसे ही पलटी नंदिता को अपने कमरे में पाया। नंदिता को नहीं पता था कि पॉन के दूसरी तरफ उनका होने वाला दामाद है। उन्होंने बस गौरी के आखिरी शब्द सुने थे, इसलिए हाथ में पकड़े बैग सोफे पर रखते हुए कहा, ये सुबह सुबह झूठी कहानियां किसे सुना रही हो तुम? तुमने कहा तुम्हें नींद नहीं आती। बेटा जरा उनको ये भी बताओ, रात भर उल्लू की तरह जागती हो तुम और उसके बाद दोपहर लंच के टाइम तुम्हारी आंखें खुलती है। 4 दिन से तुमने बिस्तर से बेडशीट नहीं बदली है, कमरे में घुसो तो ऐसे लगता है जैसे किसी कबाड़ खाने में आ गए हो। हर जगह तुम्हारे कपड़े और मेकअप का सामान बिखरा हुआ है। बाथरूम से लेकर घर के किचन तक तुम सोते रहती हो। कभी कभी तो लगता है तुम जैसे मेरी औलाद हो ही नहीं। अब ये फोन रखो और इस कमरे को इंसानों के रहने लायक बनाओ। नंदिता की सब बातें मुन्ना तक पहुंच गई और वह बस हंसे जा रहा था। नंदिता के मुंह से गौरी की शिकायतें सुनकर मुन्ना को बड़ा मजा आता था। दूसरी तरफ बेचारी गौरी अपनी बेइज्जती पर बस रोने सी सूरत बनाकर खड़ी थी। हे भगवान, इस लड़की को मैं क्या करूं? गौरी बेटा मैंने कुछ कहा तुमसे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नंदिता ने पहले बहुत प्यार से कहा और फिर थोड़ा तेज आवाज में, जिससे गौरी की तंद्रा टूटी और वह हड़बड़ाकर आगे बढ़ी, जिससे उसका पैर कालीन में उलझा और वह सीधा सोफे पर बैग्स पर आ गई जिन्हें नंदिता लेकर आई थी। अब गौरी सोफे पर थी तो यकीनन बैग जमीन पर होंगे। नंदिता ने अपना सर पीट लिया और गुस्से से कहा, आधे घंटे के अंदर ये कमरा मुझे साफ चाहिए। ओ आंटी क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हैं?
दरवाजे से आते हुए काशी ने कहा, देखो ना काशी, तुम्हारी ये दोस्त, अगले हफ्ते इसकी सगाई है और कुछ महीनों बाद शादी, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं है, तुम इसे समझाओ। कहते हुए नंदिता कमरे से बाहर चली गई। क्या हुआ आंटी, इतने गुस्से में क्यों है? काशी ने गौरी की तरफ आते हुए पूछा। गौरी ने हाथ से इशारा किया और फिर संभल कर उठते हुए कहा, हेलो मान, आई होप कि तुमने कुछ नहीं सुना होगा। मुन्ना ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, तुम उन्हें इतना परेशान क्यों करती हो? तो फिर मैं किससे परेशान करूं? गौरी ने मासूमियत से कहा। हमें करो, तुम हमें परेशान कर सकती हो। मुन्ना ने बड़े प्यार से कहा। हाँ क्या सच में? गौरी ने कहा। हाँ तुम हमें परेशान कर सकती हो, तुम्हें पूरा हक है। मुन्ना ने कहा। वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन फिलहाल मॉम मुझे परेशान करके चली गई है। आधे घंटे में ये सब कैसे साफ होगा? हाँ मुझे तो देखकर ही चक्कर आ रहा है। गौरी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। डोंट वरी मैडम, हम ये कर देंगे, आप हमारे भैया के साथ लगी रहिए। काशी ने नीचे गिरे बैग्स उठाते हुए कहा। हो काशी, तुम कितनी अच्छी हो, आई लव यू। गौरी कहते हुए बालकनी की तरफ चली आई। गौरी के मुंह से काशी का नाम सुनकर मुन्ना ने कहा, ए, तुम हमारी बहन से काम करवा रही हो? तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम कर दो। गौरी ने बेपरवाही से कहा। हाँ तो हम कर देंगे, घर पर हमारा कमरा हम खुद ही साफ करते हैं। मुन्ना ने कहा। शादी के बाद भी तुम ही करना। गौरी ने कहा। ठीक है कर देंगे। मुन्ना ने सहजता से कहा। हाँ सच में? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लड़के होकर तुम ये सब करोगे, वो भी मेरे होते हुए, कितनी इंसल्ट होगी ना मेरी। गौरी ने नौटंकी करते हुए कहा। कहाँ लिखा है लड़के ये सब नहीं करते? जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लिए सब करेंगे। मुन्ना ने प्यार से कहा। क्या क्या करोगे? गौरी ने भी उतने ही प्यार से कहा। अपना कमरा साफ करेंगे, बिस्तर लगा देंगे, तुम्हारे कपड़े तह कर देंगे, तुम्हारे लिए खाना भी बना देंगे। रोज नहीं पर कभी कभी, और कभी कभी तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे तो तुम्हारा सर भी दबा देंगे। और ये सब करने में हमें जरा भी झिझक या शर्म महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये हम तुम्हारे लिए करेंगे। मुन्ना ने बड़े ही प्यार से कहा। गौरी तो बस उसकी बातों में खो ही गई और कहा, अगर ऐसा कहोगी तो मैं कल ही बनारस आ जाऊंगी। मुन्ना ने सुना तो हंसने लगा और कहा, नहीं अभी नहीं, थोड़ा सब्र करो, फिर हम खुद तुम्हें लेकर आएंगे पूरे हक से। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम सगाई में क्या पहनने वाले हो? गौरी ने एकदम से पूछा। हमने अभी कुछ सोचा नहीं है। मुन्ना ने कहा। क्या सोचा नहीं है? मान अगले हफ्ते हमारी सगाई है और अभी तक तुमने कुछ सोचा नहीं है? अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तुम मेरे लहंगे से मैचिंग का सूट पहनना और उसके साथ बो। आई नो तुम उसके साथ काफी हैंडसम लगोगी। गौरी ने खुश होकर कहा। मुन्ना गौरी की बात का जवाब देता इससे पहले ही वंश ने आकर कहा, मुन्ना, गौरी हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं, अभी हमें जाना होगा। मुन्ना ने कहा। हाँ हाँ चलेगा, लेकिन तुम सूट और बो भूलना मत, सगाई में तुम वही पहनने वाले हो। गौरी ने कहा। ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। कहकर मुन्ना ने फोन काट दिया। क्या सोचकर बताने वाले हो तुम? वंश ने बालकनी में आकर मुन्ना के बगल में खड़े होकर कहा। गौरी चाहती है सगाई में हम उसके लहंगे से मैच करता सूट पहने, बॉ के साथ। मुन्ना ने थोड़ा रुक कर कहा। हाउ बोरिंग, उसमें तुम जोकर लगोगे। वंश ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। आई नो, लेकिन ये बात उसे कौन समझाएगा? मुन्ना ने भी सामने देखते हुए कहा। तुम ये सब नहीं पहनोगे, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं डिसाइड करूंगा तुम सगाई में क्या पहनने वाले हो। वंश ने मुन्ना की तरफ पलटकर कहा। वो सब बाद में देखेंगे, हम आज यहीं रुकेंगे, कल सुबह बनारस जाएंगे। मुन्ना ने कहा। सच? हो थैंक यू मुन्ना, थैंक यू सो मच। अब चलो मेरे साथ। वंश ने मुन्ना के गले लगते हुए कहा। कहाँ? मुन्ना ने पूछा। वंश ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, मेरे सपनों की दुनिया में। कुछ देर बाद दोनों भाई
फ्लैट से बाहर निकल गए। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 1। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर। और ये कहानी सुनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि इस कहानी का कैरेक्टर गौरी मेरा फेवरेट है। आपका कौन फेवरेट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।